क्लास। सो आज हम ई कैट की जो है वो फर्स्ट क्लास जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 आपका है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डील्स विद द पीरियोडिक टेबल। ये डील करती है पीरियोडिक टेबल से कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। पीरियोडिक टेबल किससे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल असल में दैट इज़ periodic table is actually it is a form of table in which there are rows and columns, जिसमें क्या होते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो अरेंज होते हैं रॉज और कॉलम के अतबार से। तो वो उसकी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में जो है वो चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशन है उनका नाम है जोहान वुल्फगैंग डोबेरेनर। तो जिनको हम शॉर्ट में जस्ट डोबेरेनर कह सकते हैं। तो डोबेरेनर ने क्या दिया था? रूल ऑफ ट्राइएड। ट्राइएड का असूल उसने पेश किया था। ट्राइएड किसे कहते हैं? ट्राइएड मीन्स होता है 3। अ टेबल विथ 3 रॉज इज कॉल्ड अ ट्राइएड। एक ऐसे टेबल जिसमें 3 रॉज होते हैं उसको ट्राइएड कहते हैं। तो डोबेरेनर ने क्या किया कि ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड। उसने एक जैसे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से एक ट्राइएड में अरेंज किया। तो दिस इज़ एक्चुअली अ ट्राइएड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो उसने ये देखा कि इफ़ सिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ ट्राइएड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द सेंट्रल एटम हैज़ एन एटॉमिक मास विच इज़ इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जर्मन केमिस्ट डोबेरेनर ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट पेश किया और उसने क्या किया? उसने देखा कि सिमिलर एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर और उसने ये देखा कि सेंटर वाले बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी भी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के या मीन के बराबर है। तो जैसे इसका 7 था, इसका 39 था, तो 7 + 39 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 23। तो 23 जो है वो सोडियम का एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो वासन में डोबेरेनर क्या कहता था? तो डोबेरेनर ने क्या कहा? एक साइंटिस्ट हैं जोहान वुल्फगैंग डोबेरेनर, जो कहते थे कि अगर सिमिलर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया जाए तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मासेस के मीन के बराबर होता है या एवरेज के बराबर होता है। तो डोबेरेनर ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाया था। ठीक है, तो इनका पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर डिज़ाइन था। बात समझ आ रही है? डोबेरेनर, यू हैव एनी क्वेश्चन? क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट उसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव का कानून। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की। उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड और इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। ऑक्टेव से मुराद क्या होता है? 8। बेसिकली जो मौसीकी में 8 सुर होते हैं उनको ऑक्टेव का नाम दिया जाता है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, उसके बाद फिर सा। तो मौसीकी में टोटल वैसे 7 सुर होते हैं और 8वां सुर जो है वो पहले सुर को रिपीट करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेव। तो जॉन न्यूलैंड एक केमिस्ट तो थे ही और केमिस्ट के साथ साथ वो एक म्यूजिशियन भी थे, मौसीकार भी थे। उन्होंने म्यूज़िक को केमिस्ट्री के साथ लिंक कर दिया, जोड़ दिया। उन्होंने कहा जिस तरह मौसीकी में 8वां सुर पहले सुर को रिपीट करता है, बिल्कुल वैसे ही अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज कर दिया जाए तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह होगा। 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। ये न्यूलैंड साहब का जो है वो कॉन्सेप्ट था। तो जैसे कि इसने ये पीरियोडिक टेबल है उसने जो बनाई थी, अगर आप इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेंडलीव की न्यूलैंड के जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें 7 पीरियड्स थे, 7 वर्टिकल कॉलम्स थे उसके अंदर। ठीक है, तो 7 पीरियड्स थे या 7 ग्रुप्स थे, 7 वर्टिकल कॉलम्स थे। तो अब इसमें देखें अगर कहीं से भी स्टार्ट करें, लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मान लें तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां एलिमेंट सोडियम आ रहा है। तो पहला तो लिथियम और सोडियम प्रॉपर्टी में सेम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। अगर आप बेरिलियम को फर्स्ट मान लें तो 8वां मैग्नीशियम पर आएगा, अगर बोरॉन को फर्स्ट मान लें तो 8वां एल्यूमिनियम पर आएगा। इससे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली वर्टिकल कॉलम्स की सूरत में सिमिलर एलिमेंट्स अरेंज होने शुरू हो गए।
यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मतलब कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को एक ख़ास इंटरवल गुजरने के बाद जो रिपीट करते हैं उसको कहा जाता है पीरियोडिसिटी। तो न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पीरियोडिसिटी देखने में आती है, जिसमें हर एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा है। तो उसने ये बताया न्यूलैंड ने कि हम ग्रुप्स की सूरत में एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। डिफेक्ट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थी? तो ही डिड नॉट प्लेस हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस इन दिस पीरियोडिक टेबल, कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को और नोबल गैसेस को, मतलब 8 ग्रुप के गैसेस को उसने अरेंज नहीं किया था। तो देखें 8 ग्रुप के एलिमेंट्स भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, और हाइड्रोजन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से इसके पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया न्यूलैंड के। तो पहले डोबेरेनर आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, तो और दोनों का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पे ही बना हुआ था। समझ की बात? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी टॉपिक है। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आती है जिनका नाम है लोदरमेयर। लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन। ये भी एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस लोदरमेयर। एक जर्मन केमिस्ट थे और उनका नाम था जूलियस लोदरमेयर। और जूलियस लोदरमेयर ने क्या किया था, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन की थी, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो लोदरमेयर ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, लोदरमेयर के दौर में 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 56 एलिमेंट्स सो फार। तो उसने उन 56 एलिमेंट्स को 9 ग्रुप्स में, 9 वर्टिकल कॉलम्स में सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। 9 कॉलम्स बनाए, 9 ग्रुप्स बनाए और तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर डाल दिया। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जितने एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो ये लोदरमेयर का पीरियोडिक टेबल था। 56 एलिमेंट्स थे जिनको 9 वर्टिकल कॉलम्स में 9 ग्रुप की सूरत में अरेंज कर दिया गया था। और पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद लोदरमेयर ने एक ग्राफ भी बनाया था जिसका हम लोदरमेयर्स ग्राफ कहते हैं। तो लोदरमेयर का ग्राफ क्या कहता है भाई, या इसने एक ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ था एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने जो है वो एक ग्राफ डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पर ग्राफ को देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं तो इसमें देखें यहाँ पर इसने वाई एक्सिस के अंदर इसने रखा था एटॉमिक वॉल्यूम को और एक्स एक्सिस में इसने रखा था एटॉमिक मास को। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है उस ग्राफ के अंदर, और इसने तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से उसने उस वैल्यूज़ के लिहाज से प्लॉट कर दिया, बहुत सारे डॉट्स लगा लिए। फिर फाइनली उसने क्या किया, तमाम डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, डॉट्स को साथ में जोड़ दिया। तो फिर उसने ऑब्जर्व किया कि सिमिलर एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ, कि एक जैसे एलिमेंट ग्राफ में एक जैसी पोजीशन एक्वायर कर रहे थे, जैसा कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे हमारे पास कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। आप इनको देखिए, सारे एक जैसे पोजीशन पर थे, पीक ऑफ द ग्राफ पे, ग्राफ की पीक, जैसे बहुत सारी पहाड़ियाँ बन गई हैं तो पहाड़ की जो चोटी है, ठीक है, पीक ऑफ द ग्राफ है, पीक पर कौन से एलिमेंट्स थे, अल्कली मेटल्स। यस, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हीलियम, He, हीलियम भी यहाँ पर जो है वो आपके पास ग्राफ पे आ रहा है, क्योंकि हीलियम के असल में एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगरचे 8 में है लेकिन हीलियम का है कि हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आप हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो एस में वो आ रहा होता है, इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी इस तरह से मैच कर रही है, वरना लिथियम यहाँ पर आ रहा है इधर में। ठीक है, तो इसने देखा कि सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, और असेंडिंग पोजीशन पर इसने देखा कि हैलोजेंस है। असेंडिंग पोजीशन से मुराद क्या, दैट इज़ जो जहाँ से पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई करने वाली जगह, असेंडिंग पोजीशन। अब असेंडिंग यहाँ पर देखो हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ से पहाड़ पे ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हैलोजेंस मिल रहे हैं। तो उसने यही कहा कि यकीनन अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस, इनको हम अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। अल्कली मेटल सारे एक जगह रख दें और हैलोजन सारे एक जगह रख दें। यही बात डोबेरेनर ने और
न्यूलैंड ने भी बताई थी, लेकिन इसने इस बात को ग्राफ के ज़रिए बताया। तो इसका एक ग्राफ बहुत ज़्यादा फेमस था, इसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इसने एक ग्राफ डिज़ाइन किया था। इस तरह से समझ में आ गई बात। लोदरमेयर ने क्या किया, लोदरमेयर ये भी एटॉमिक मास की बुनियाद पे बनी थी, उसके प्रोडक्ट टेबल में उसने बनाया था। ये ग्राफ भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर, एटॉमिक वॉल्यूम की बुनियाद पे बना हुआ है। और उसने ग्राफ के थ्रू शो किया था कि क्यों अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस जो है वो सेपरेट ग्रुप्स में उनको रखना चाहिए अलग अलग। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है मेंडलीव। मिट्री मेंडलीव इनका पूरा नाम है, मिट्री मेंडलीव रशियन केमिस्ट हैं, रूस में पैदा हुए थे। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल तो बनाया तो है, लेकिन उसने पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले एक लॉ पेश किया है जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का पीरियोडिक कानून। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये अच्छा इसने भी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पे बनाया था, चूँकि 1869 में इसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था और एटॉमिक मास की डिस्कवरी सन 1900 में जाकर हुई थी, 1900 में। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी 1900 में जाकर हुई थी। तो 1800 में जितने भी पीरियोडिक टेबल बने, चाहे वो डोबेनर का हो, चाहे वो न्यूलैंड का हो, चाहे वो लोदरमेयर का हो, चाहे वो मेंडलीव का हो, सारे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पे बने और उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट था। और जो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल बना है, दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ एक्यूरेट, और वो ठीक है। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बुनियाद पर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ अपना पेश किया। और ये लॉ क्या कहते हैं, ये लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार उसके एटॉमिक मासेस पर होता है, या एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को टाइम टू टाइम रिपीट करे, अपने आप को बार बार वो रिपीट कर दे, दोहरा दे, वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो साइन थीटा का फंक्शन होता है, साइन थीटा का फंक्शन वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो ख़ास टाइम के बाद अपने प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। साइन वेव भी ऐसे बनते हैं ना, तो अब यहाँ पर देखो तो इस पॉइंट्स पर ही प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही है, ऑरिजिन पे आ जा रहा है हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़ी देर गुजरने के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है वेव की। एम्पलीट्यूड एक सेम पहुँच जा रहा है, सेम एम्पलीट्यूड। बिल्कुल वैसे ही इसने कहा था मेंडलीव ने कि जो एलिमेंट्स के जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब खास एटॉमिक मास गुजरने के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसने बताया था और इसने पीरियोडिक लॉ की बुनियाद पर अपना कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो है वो डिज़ाइन किया था। बात समझ आ रही है? अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खसूसियात क्या थी, सैलिएंट फीचर्स क्या थे, इसके नुमाया खदोखाल क्या थी, तो 4 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला कि उसके 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स थे उसके पीरियोडिक टेबल में, 8 वर्टिकल कॉलम्स से 12 हॉरिजॉन्टल रॉस थे। सेकंड, ईच ग्रुप कंटेन्स सिमिलर एलिमेंट्स, हर ग्रुप में एलिमेंट्स सेम थे, मतलब ग्रुप 1 है तो उसमें सारे सिमिलर थे, 2 में सारे एक जैसे, 3 में सारे जैसे, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 आठों ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स थे, एक जैसे एलिमेंट्स थे। ग्रुप नंबर शोज द हाईएस्ट वैलेंसी विच कैन बी अचीव्ड बाय एन एलिमेंट। और ग्रुप नंबर क्या बताता था मेंडलीव का कि हाईएस्ट वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी बता रहा होता था। जैसे ग्रुप 1 है तो उनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 है उनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप नंबर से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पता लग रहे थे। एंड ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उसने गैर दरियाफ्त शुदा अनासिर के लिए खाली जगह छोड़ दी कुछ जगहों पर, 44, 68 एंड 72। एटॉमिक मास 44 पर, 68 पर और 72 पर, 3 जगहों पर क्या किया उसने, खाली जगह छोड़ दी, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, जैसे 40, अच्छा, और उसका नाम रख दिया अपनी तरफ से। 44 का नाम रखा इका बोरॉन, 68 का रखा इका लेमिनम और 72 का रखा इका सिलिकॉन। 44 का इका बोरॉन इसने नाम रखा इका बोरॉन। ठीक है, इका मतलब जैसा और बोरॉन जैसा, मतलब कि ये जो एलिमेंट होगा वो बोरॉन जैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टी बोरॉन की तरह होगी। ठीक है, और 68 है एका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम का मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिनियम जैसी होगी। और 72 इका सिलिकॉन, इका एक रशियन वर्ड है, मतलब जैसा, लाइक, तो इका सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसा, इसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। अच्छा, बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे और उसने बताया तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी इन एलिमेंट्स की तरह होगी। और मेंडलीव के मरने के बाद ये सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए और जिस तरह से मेंडलीव ने इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी सारी वही प्रॉपर्टीज़ इसकी निकली।
ठीक है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि गैर दरियाफ्त शुदा अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उसने खाली जगह छोड़ी थी। ना सिर्फ खाली जगह छोड़ी पीरियोडिक टेबल में, बल्कि उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पहले से बता दिया कि इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या क्या होगी। और जब वो डिस्कवर हुए बाद में तो उनकी वैल्यूज एक्यूरेटली वैसे निकली जैसे मेंडलीव ने बताई थी। समझ में साइलेंट फीचर है ना। 8 ग्रुप 12 पीरियड है, ठीक है, हर ग्रुप में एक जैसा एलिमेंट है, ग्रुप नंबर से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता लग रहे हैं, और 3 जगह पर उसने खाली जगह छोड़ा 44, 68, 72, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्लास के एंड में मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू नोट डाउन। अभी आप इसको समझ लें, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं उसको स्लाइड्स आपको दे दूंगा, अभी आप लिख लेना, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सेकेंडरी की जो बुक में पीरियोडिक टेबल मौजूद है ना, वो गलत है मेंडलीव का, वो इस तरह का नहीं है। सेकेंडरी की बुक में ये 9th क्लास की बुक अगर आप लिखेंगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल ऐसा है, 9th केमिस्ट्री उसमें इस तरह से है, लेकिन सेकेंडरी केमिस्ट्री में इस तरह नहीं है चैप्टर 1 में, अगर आप घर जाकर देखें तो इसमें देखें आपको कितने पीरियड्स दिख रहे हैं, टोटल 12 पीरियड्स दिख रहे हैं, 12, और ग्रुप्स 8 दिख रहे हैं, एक ग्रुप तक है, ठीक है। और सिमिलर एलिमेंट्स डाले उसने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप के अंदर। और उसके बाद ये लिस्ट के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप नंबर टेल्स यू द वैलेंसी विच कैन बी अचीव्ड बाय एन एलिमेंट। तो हाईएस्ट वैलेंसी बता रही है किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। और लास्ट इसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, खाली जगह, देखो मैं दिखा रहा हूँ 44 पर दिखा, 68 पर भी दिख रहा है और 72 पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो उसने इन जगहों पर खाली जगह छोड़ दी थी जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे। उसने कहा ये बाद में जाकर डिस्कवर हो गए, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, वरना बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन तो पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, उनके प्रॉपर्टी इस तरह की थी, उसने बताया था। क्लियर बात समझ में आ गई, साइलेंट फीचर। अब एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हुए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स, क्या एडवांटेज पहुंचा, केमिस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ। तो 3 फ़ायदे इसके हैं, 3 एडवांटेजेस हैं। पहला, इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे पर पढ़ना आसान हो गया, सिस्टमेटिकली पढ़ना आसान हो गया, मुनज़्ज़म तरह से हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में काफ़ी मदद मिली मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से। मुनज़्ज़म तरीके से, चूँकि मिसाल के तौर पर कोई हमसे कहता था कि मैं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ जिसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम फ़ौरन से 3rd ग्रुप पे जाकर ढूंढ लेते थे। तो ये सिस्टमेटिकली स्टडी करने शुरू कर देगा एलिमेंट्स को। नेक्स्ट, ही करेक्टेड मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस, उसने काफ़ी सारे गलत एटॉमिक मासेस को ठीक करके लिखा। मेंडलीव के दौर में काफ़ी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गलत थे, उसने उनको करेक्ट करके लिखा। अगर आप पीछे देखें तो कुछ एलिमेंट्स के साथ आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क पहले उसके लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रहा CE, LA, DI, इन सब के पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये वो एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस डाउटफुल थे, तो उसने इन एटॉमिक मासेस के को करेक्ट करके अपने पीरियोडिक टेबल में यूज़ किया। तो ही करेक्टेड मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट, द प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स वॉज मेड पॉसिबल, एलिमेंट्स का खोज लगाना आसान हो गया, नए नए एलिमेंट को डिस्कवर करना आसान हो गया। जैसे इका बोरॉन आगे जाकर स्कैंडियम के नाम से डिस्कवर हुआ, इका एल्यूमिनियम बाद में जाकर गैलियम के नाम से डिस्कवर हुआ, और इका सिलिकॉन आगे जाकर जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर हुआ। ये मेंडलीव की मौत के बाद ऐसा हुआ। तो मेंडलीव ने जैसी प्रॉपर्टी बताई थी सेम वैसी प्रॉपर्टी उसकी निकली। तो एक तरह से खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नंबर 102 मेंडलीवियम मेंडलीव के नाम पर रखा गया। तो MD आप जाकर देखोगे ना, MD नाम से एक एलिमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मेंडलीवियम। तो मेंडलीवियम मिट्री मेंडलीव के नाम पर है, एंड दैट्स व्हाई मेंडलीव इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव को ही कहते हैं, जिसने सबसे मेन काम किया था। अच्छा, कुछ डिफेक्ट्स भी थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, कुछ खामियां भी थी, डिसएडवांटेजेस भी थे। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सारी खामियां पता है किस वजह से ही थी? इस वजह से थी चूँकि उसने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाया था। मेंडलीव ने जब अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास जब आगे जाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मास की जगह नंबर कर दिया गया और सारी गलतियाँ अपने आप दूर हो गई। तो ये मेंडलीव की गलती नहीं थी, ये गलती उस दौर की थी कि उस दौर में एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था, वरना इसका पीरियोडिक टेबल ही जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता मेंडलीव का। इसलिए हम मेंडलीव को ज़्यादा नाम लेते हैं बनिस्बत बाकी हेनरी मोज़ले वगैरह के। बहुत कम लोग मोज़ले और आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वालों का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मेंडलीव को हर कोई जानता है। अगर से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रिजेक्टेड है उसके बावजूद, चूँकि उसने सबसे मेन की जो है वो उसने आगे दी थी, ट्रिक्स दी थी
आगे जाकर, तब जाकर लोगों ने इस पर काम किया था। क्योंकि आप जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कोई खास फर्क नहीं है, बस वहाँ मास है, यहाँ नंबर है। तो डिसएडवांटेज क्या थे? 5 डिसएडवांटेज थे, 5 डिफेक्ट्स हैं। ही लेफ्ट नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, उसने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जैसे आइसोटोप्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। एक का एटॉमिक मास 1 होता है, एक का 2 होता है और एक का 3 होता है। अब मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह पर रखा था। मेंडलीव की बात करें, अगर हम उसके पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसने सिर्फ हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर रखा है, उसने हाइड्रोजन को कहीं नहीं रखा। तो ये एटॉमिक मास 1 वाला है, तो इसको ये करना चाहिए था कि उसको ड्यूट्रियम और ट्रीटियम भी तो रखना चाहिए था ना, प्रोटियम तो उससे रख दिया, लेकिन एटॉमिक मास 2 और 3 वाला भी तो होता है, तो वो इसकी गलती थी, इसने नहीं रखी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एटॉमिक जो आपका एक ही जगह पर होता है हाइड्रोजन, लेकिन चूँकि हमने एटॉमिक नंबर पे बनाया है, तो एटॉमिक नंबर तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम सबका, ट्रीटियम सबका एक ही है, तो वो तो सही, हमारा एक जगह रखना ठीक है। मेंडलीव के जगह रखना गलत था, क्योंकि वो एटॉमिक मास पर होना हुआ था। His periodic table gave no idea about atomic structure. इसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं किया करता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में उसका 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, तो 7 शेल को शो करते हैं। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर शेल को शो नहीं करता था कि भाई 12वें पीरियड का मतलब 12 शेल होंगे, ऐसा नहीं था। तो एटम का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते थे हम इसके पीरियोडिक टेबल की वजह से, ठीक है। मॉडर्न से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ही प्लेस्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सिमिलर ग्रुप, इसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को या डिसिमिलर एलिमेंट्स को जो आपस में मुशाबिहत नहीं रखते थे उसको उसने एक साथ अरेंज कर दिया। मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल्स और कॉर्नेट मेटल्स दोनों को एक साथ रख दिया। अल्कली मेटल्स मुराद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कॉर्नेट मेटल मतलब जिससे सिक्के बनाए जाते हैं, यस 1B, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो इसने उनको साथ रख दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, ठीक है, उसके बाद कॉपर, गोल्ड। तो ये एक जैसा तो नहीं है ना, प्रॉपर्टी बड़े डिफरेंट हैं। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये तो तीनों बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, जबकि ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हार्ड हैं और ये बहुत लेस रिएक्टिव हैं। तो इनको साथ में रखना ही नहीं चाहिए था। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया कि ग्रुप 1 को 2 पार्ट में तकसीम कर दिया, 1A 1B, तो फिर हमारा ये मसला हल हो गया। मेंडलीव ने सिर्फ 1 में ही रखा था, तो यहाँ पर इसका मसला रहा। नेक्स्ट है ही प्लेस्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन डिसिमिलर ग्रुप। जिन एलिमेंट्स को अलग अलग रखना चाहिए था उसने उनको एक साथ ही रख दिया। मिसाल के तौर पर लेड और बेरियम बहुत सी प्रॉपर्टी में रिजेंबल करते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया। मतलब जिनको अलग अलग रखना चाहिए था उनको एक साथ रख दिया गया, ठीक है, और जिनको एक साथ रखना चाहिए था उनको अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो लेट, अच्छा वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें जब हम देखते हैं तो वहाँ पर अभी हमें लेड और बेरियम अलग अलग जगहों पर रहता है। लेड और बेरियम अलग अलग जगहों पर रहता है ना। लेड हमारे पास ग्रुप 4 में रहता है और बेरियम ग्रुप 2 में रहता है। तो वो गलती हमारे पीरियोडिक टेबल में भी है, जैसे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद थी। एंड ही प्लेस्ड हेवियर एलिमेंट्स बिफोर लाइटर एलिमेंट्स, उसने हल्के एलिमेंट्स से पहले भारी एलिमेंट्स को रख दिया। होता यह है कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हैवी एलिमेंट पहले रख दिए उसने और लाइटर बाद में रख दिए, जबकि ये ऐसा NMLS नहीं बिहेवियर करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं दिखा रहा हूँ कि लेड, पोटेशियम और आर्गॉन के साथ इसने ऐसा किया था, ठीक है। पोटेशियम 39 है, ठीक है, पोटेशियम 39 है, और तो पोटेशियम 39 है, ठीक है। और जब आर्गॉन की बात करें
तो यहाँ आर्गॉन आपको दिख रहा है, ये AgAr, वेयर इज AR, आर्गॉन। ये आई थिंक सो देयर शुड बी हियर, नहीं दिख रहा, आर्गॉन नहीं दिख रहा, तो आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए था आर्गॉन 40 कहीं पर। तो उसने आर्गॉन को पहले रख दिया था पोटेशियम से, वरना पोटेशियम को क्या होना चाहिए था कि बाद में आना चाहिए, पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, आर्गॉन को बाद में आना चाहिए था। तो ये ही प्लेस्ड हेवियर एलिमेंट्स बिफोर लाइटर एलिमेंट्स, इसने भारी एलिमेंट को हल्के एलिमेंट से पहले रख दिया। तो ये जो है वो उसकी क्या थे, डिफेक्ट्स थे, कुछ 5 डिफेक्ट्स थे मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल के। समझ में आ गए सारे डिफेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जदीद पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि ये जो बेस करता है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो पेश किया था 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, वर्नर, ब्यूरी एंड बोहर। चूँकि पहले मोजले जो था, मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, हेनरी मोजले ने, और फिर वर्नर, ब्यूरी, बोहर, इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो पेश किया था। तो ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार उसके एटॉमिक नंबर पे होता है, मास पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन हुआ। और नील्स बोहर जो थे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल पूरा बनाया जिसको हम कहते हैं बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोहर का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कहलाता है, ठीक है। अब बोहर्स के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है नॉर्मली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहलाता है। उसमें कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ उसके अंदर हमारे पास ग्रुप पीरियड्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियड्स होते हैं। और टोटल 7 पीरियड है बोहर के पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और पीरियड नंबर क्या शो करते हैं आपको, नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, एटम के अंदर कितने शेल्स हैं वो आपको पीरियड नंबर बताता है। अब 7 पीरियड टोटल है। फर्स्ट पीरियड में अगर आप देखो सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड को इसलिए शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, के शेल उसमें फिल होता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बस 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड की बात जब हम करें तो वो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहलाता है, उसके अंदर टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें एल शेल फिल होता है, अगला शेल, और वो लिथियम से स्टार्ट होकर नियॉन तक जाता है। थर्ड पीरियड की बात करें तो सेकंड शॉर्ट पीरियड है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। एम शेल फिल होता है, सोडियम से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, आर्गॉन तक जाता है। फोर्थ पीरियड, इसमें इसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। एन शेल फिल होता है, पोटेशियम से स्टार्ट होकर क्रिप्टॉन तक जाता है, इसी में बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्टिंग होती है फोर्थ पीरियड से। फिफ्थ पीरियड में जिसमें भी 18 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड लॉन्ग पीरियड कहलाता है। ओ शेल फिल होता है, इसमें रूबिडियम से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, जीनॉन तक जाता है। छठा पीरियड सबसे लंबा पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है। 18 एलिमेंट्स तो होते हैं, साथ में लेंथेनाइट सीरीज आ जाए तो 18 + 14 32 हो जाते हैं। तो 32 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। पी शेल फिल होता है, सीजियम से स्टार्ट होकर रेडॉन तक जाता है, और इसी के अंदर होता है लेंथेनाइट सीरीज। 7th पीरियड को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड, चूँकि इसमें जो भी एलिमेंट नया डिस्कवर होता है तो वो 7th पीरियड में जाकर रखाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। और एक क्यू शेल इसमें फिल होता है, फ्रांशियम से स्टार्ट हुआ और एंडिंग नहीं पता हो तो चलते ही जा रहा है एंडिंग में आगे। और इसके अंदर एक सीरीज़ चलती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, उस सीरीज़ का क्या नाम होता है, एक्टिनाइट सीरीज़। तो छठे पीरियड में लेंथेनाइट सीरीज होता है, 7वें में एक्टिनाइट सीरीज चली होती है। नीचे 14 एलिमेंट्स इसमें होता है, 14 इसमें होते हैं सीरीज़ के अंदर। तो 32 एलिमेंट इसमें, और इसमें तो चलते ही रह रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। समझ आएगी पीरियड सारे, मतलब शॉर्ट, मतलब सारे 7 के 7 पीरियड। और ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे पास, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। और ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, हाईएस्ट वैलेंसी, ये हमें हाईएस्ट वैलेंसी बताता है, ठीक है। हाईएस्ट वैलेंसी से मुराद क्या कि यस, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है। 16 ग्रुप्स होते हैं टोटल, जिसके ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, 8-8 करके अलग करते हैं। शुरू के 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ए वाले 1A से 8A वाले, और जो 1B से 8B वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स।
इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये बड़ी तादाद में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, नुमाइंदा अनासिर हैं, जबकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट दुनिया में कम होते हैं थोड़े, इतने इसकी एक्वेरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेचुरल तो दोनों हैं देखा जाए, आर्टिफिशियल एलिमेंट सिर्फ कुछ ही हैं। यूरेनियम के बाद से पीरियोडिक टेबल के अंदर यूरेनियम के बाद से जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, यूरेनियम के बाद से वो हमारे पास हैं आर्टिफिशियल। 92 के बाद से, एटॉमिक नंबर 92 के बाद से जितने भी हैं वो सारे हमारे पास आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। तो 93, 94, 118 तक जा रहे हैं सारे। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे नेचुरल हैं, नेचुरल है। इनको रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि ये बड़ी तादाद में दुनिया में, जैसे कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, हवा है, और हवा में मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। पानियों में बात करें तो पानी का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। ज़मीन की बात करें, ज़मीन में सबसे ज़्यादा रेत है, रेत का फॉर्मूला SiO2, इसमें दोनों में से जो है जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सिलिकॉन भी और ऑक्सीजन भी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव गॉट अ मेजर रिप्रेजेंटेशन इन द कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। नुमाइंदा अनासिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो कम होते हैं। ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स डी ट्रांजिशन में होते हैं। तो चैप्टर 5 डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग T2G और EG ट्रांजिशन इसके अंदर चल रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, दैट्स वाई इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसी मेन ब्लॉक ए के अंदर आपके पास S भी है और P भी है, S ब्लॉक भी है और P ब्लॉक भी है, ठीक है। S ब्लॉक में आपके पास एलिमेंट ग्रुप 1A आ जाएगा, ग्रुप 2A आ जाएगा, और P ब्लॉक में आपके पास ग्रुप 3A से लेकर 8A तक सारे आ जाएंगे, ठीक है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, इनको S ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन S में जाकर एंटर होता है, इसमें P में जाकर एंटर होता है, और वो D और F है। अच्छा, मेन ब्लॉक B में फिर हम उसके बाद करते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है और कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखा ना, एक तो बाहर की तरफ होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और एक नीचे होते हैं लैंथेनाइट, एक्टिनाइट। तो जो यह सीरीज़ जो चलती है, जो सीरीज़ चलती है वो एफ ब्लॉक होता है ना, लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज़, और जो ऊपर होते हैं वो सारे हमारे पास ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें 3 सीरीज़ होती है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, 3 सीरीज़ चली होती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। बस हमारी ओके, उसके बाद हमारे पास होते हैं जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के या डिफरेंट ब्लॉक्स के जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो करनी आती ही होगी, ठीक है ना। तो ग्रुप 1A है, ग्रुप 2A है। ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2A हमारे पास अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। तो ग्रुप 1A के जो जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है लास्ट शेल की, वो NS1 होती है, मतलब उसमें जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो S1 पर जाकर ख़त्म होगा। 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, जबकि 2A किस में ख़त्म हो रहा होगा, NS2, मतलब 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2। तो ये जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है। लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन जर्नल होती है, हर ग्रुप की अलग अलग है, ग्रुप 1A 2A की, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब जब हम P ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, P ब्लॉक में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। 3A को बोरॉन फैमिली कहते हैं, 4A को कार्बन फैमिली कहते हैं, 5A ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, इसी को पिक्टोजेंस भी कहा जाता है। पिक्टोजेंस और नाइट्रोजन फैमिली दोनों ग्रुप 5 है। ग्रुप 6A की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस, ये ग्रुप 6A कहलाते हैं। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स फ्लोरीन फैमिली या फिर हेलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या ज़ीरो ग्रुप उसको हम कहते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं ये। तो अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन, अगर हम इनकी बात करें, ग्रुप 3A की बात करें, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जैसे बोरॉन की कर लें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब आप बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो बोरॉन का 5 होता है, 1s2, 2s2 और 2p 2 2 4 और 1 आएगा, तो 2s2 2p1 आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो NS2 NP1 आ रहा है, NS2 NP1, ठीक है, NS2 NP1 और 2 + 1 3, थर्ड ग्रुप ये हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट का हो जाएगा NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6 तक जाता है। ये इनकी जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है हर एक डिफरेंट ग्रुप्स की, तो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है?
अच्छा, जब हम डी ब्लॉक में जाते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में NS के साथ N-1D आ रहा होता है। जैसे स्कैंडियम की बात कर लें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और ये हमारे पास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये हमारे पास आ रहा है 4s2, 3d1, ठीक है। तो 4s2, 3d1 आ रहा है तो ns2, n-1d1 आ रहा है। ns2 है और n-1d1 है ना, 4s है और ये 3d है, तो मतलब ये n है कि n-1 है, तो ns2, n-1d1 आ रहा है, ठीक है। इसे हाँ 3 हो जाएगा, 2 + 1 3। 4 का क्या होगा, ns2, n-1d2, ns2, n-1d3, ns2, n-1d4, इस तरह d5, d6। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 4 + 2 तो 6 हो गया, 5 + 2 तो 7 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। अब क्या होता है, d6 के साथ d7 और d8 भी आ जाए ना, अगर जो ग्रुप पर 9 और 10 नहीं कर रहे होते हैं, अगरचे आपको यहाँ 9 तो 10th लग रहा है 7 और 8 आने पर, लेकिन हम ग्रुप 8 ही कहते हैं उसको, क्योंकि 8वां जो ग्रुप होता है ना प्रोटेबल में 8b, वो 3 कॉलम्स में होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, FeCO, Ni, तो वो 3 इस तरह d6, d7, d8 तीनों उसमें आ रहे होते हैं। उसके बाद जब d9 की बात करेंगे, ns2, n-1d9, तो 9 + 2 हो जाएगा 10, 9 + 2 हो जाएगा 11, तो पहला 1 काट दोगे तो 1 भी हो जाएगा। इस तरह से 10 + 2 अगर कर दोगे, मतलब 2 + 10 कर दोगे, ये हो जाएगा 12, और पहला 1 कट कर दोगे तो 2b। तो ये 1 से लेकर जो है वो 10 तक चले गए, d1, d2, d3, d4, d5, d6, 7, 8, d9, d10। तो ये 3b से इसलिए स्टार्ट होता है, 4b, 5b, 6b, फिर 8b के 3 कॉलम्स आते हैं, फिर 1b आता है, फिर 2b आता है, ठीक है। सही है। अच्छा, यहाँ पर अब एक और चीज़ देखो, इसमें 1b को तो आपको पता है कॉनिक मेटल्स कहते हैं, सिक्के बनाते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आते हैं उसके अंदर। 8b को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, चूँकि मैग्नेट की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अट्रैक्ट होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों, इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कहा जाता है। 6b में होता है ns2, n-1d4। अच्छा, आपको पता है d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होकर स्टेबल हो जाता है, तो ये अब d4 आ रहा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और उसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो d कितना हो जाता है, d5 हो जाता है, तो ns1, n-1d5, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाती है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। सेम यही काम कॉपर फैमिली के अंदर होता है, कॉनिक मेटल्स के अंदर। d9 है, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये s से ले लेगा तो d10 हो जाएगा, d10 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है और वो वाले इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो हमेशा हम एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन को लिख रहे होते हैं। पता चला कि डी ब्लॉक में किस तरह से हम जो है वो करते हैं। F ब्लॉक में आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, F ब्लॉक का बस आप इतना से याद रख लें कि NS होता है, n-1d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर लास्ट में, और n-2f भी होता है उसके अंदर, 3 होते हैं, ns2 भी होता है, n-1d भी होता है और n-2f भी होता है। तो ये 1 से 2 तक कुछ भी हो सकता है, ये 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, और ये 1 से 14 तक 14 इलेक्ट्रॉन तक आते तो कुछ भी हो सकता है। बस इसको इतना समझना होता है और आगे नहीं। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कि ग्रुप, पीरियड्स और ब्लॉक्स जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उस पर बात करते हैं। सॉरी, फाइंड आउट ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, किस तरह से हम ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस हवाले से डिस्कस करते हैं अब। ओके, z = 3, अनस बात कर सकते हैं। z = 3 जब हम करें इसमें, तो ये किस तरह से होगा, 1s2, 2s1। पीरियड नंबर बताना, तो पीरियड नंबर हम किस तरह बता सकते हैं, जो दोनों सबसे बड़ा नंबर है 2, और तो 2 बड़ा नंबर है तो सेकंड पीरियड है। ग्रुप बताना है तो क्या करेंगे, जैसे 2s है, लास्ट शेल है तो 1, अब 1 के साथ a आएगा चूँकि s है, और ब्लॉक कौन सा इसका होगा, s ब्लॉक होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके साथ z = 2, दैट इज हीलियम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1s2। पीरियड इसका हो जाएगा फर्स्ट,
ग्रुप इसका हो जाए ऐसा, ग्रुप इसका देखा जाए तो ग्रुप इसका 2 आ रहा है, 2A, लेकिन इसका ग्रुप 2A नहीं होता, जस्ट 8B में होता है, 8 में होता है, B में होता है, और ये ब्लॉक भी इसका जो है वो P होता है। तो ये एक्सेप्शन है हीलियम जो होता है, अगर से देखने में तो 2A और S ब्लॉक लग रहा है, लेकिन यह है 8A और P ब्लॉक है। चूँकि हाँ पेपर में हम इसको इसी तरह बताएंगे, 8B ग्रुप का बताएंगे और P ब्लॉक एलिमेंट बताएंगे इसको। ये एक्सेप्शन है, अगर चाहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिहाज से तो ये नहीं बन रहा उस तरह के, चूँकि हम 8A ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखते हैं जो लेस रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, Z इक्वल टू 9। अब जब 9 है तो 9 कैसे होगा, 1s2 2s2 2p 2 2 4 हो गया, 5 आ जाएगा उसके अंदर। पीरियड क्या निकलेगा इसका, सेकंड पीरियड निकलेगा। ग्रुप क्या निकलेगा इसका, अब जो कि S और P दोनों सेकंड पे, 2s 2p, ये P ब्लॉक है, ये 7A। और ब्लॉक क्या निकलेगा इसका, P ब्लॉक निकलेगा। 21, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ऐसे ही आएगा ना। तो पीरियड क्या निकल जाएगा इसका, 4th। ग्रुप क्या निकल जाएगा इसका, ग्रुप क्या निकलेगा इसका। अब देखो इसमें D और D आ रहे हैं, तो D में भी आखिरी के दोनों को ले लेते हैं। तो 2 + 1 3, तो 3B हो गया ये, क्योंकि D आ रहा है तो B ब्लॉक हो गया B, और ब्लॉक क्या है इसका, D ब्लॉक। सही है। इस तरह से Z की बात करें 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये अब क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। क्लियर है। तो इसको इसलिए कर दिया, स्टेबल कर दिया कन्फिग्रेशन को। बाकी आप पीरियड निकालो तो पीरियड क्या निकला उसका भी 4th, और ग्रुप क्या निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो शुरू के 6B, और ब्लॉक क्या निकलेगा इसका, D ब्लॉक। 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, स्टेबल कर देते हैं। 4s1 3d10, पीरियड क्या निकलेगा इसका, 4th ही निकलेगा। ग्रुप क्या निकलेगा इसका, 10 और 1 11 तो होता नहीं है, मैंने क्या बताया था, एक कट कर दो तो 1B, और ब्लॉक क्या निकलेगा इसका, D ही निकलेगा। 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 आएगा। ठीक है, 28। पीरियड क्या निकलेगा इसका, 4th। ग्रुप क्या निकलेगा इसका, 8 और 2 10 हो रहा है ये, 10 मैंने बताया था कि अगर 8 हो तब 8 हो तो 8 है, 9 हो तब भी 8 है, 10 हो तब भी 8 ही है, 8 ग्रुप है। ठीक है, तो ये 8 + 2 10 ग्रुप तो होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 8B, और ब्लॉक इसको हो जाएगा भी D। समझ में आ गया सारे क्वेश्चन, समझ में कैसे हो, किस तरह से किया। नेक्स्ट कुछ MCQs हैं। चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 1। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, ईजी सा, सारी चीज़ें समझ में आ गई जो बताइए। अब MCQ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQs है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज डैश। छठी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, यस 32, वेल डन, सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट विल बी 32। सेकंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, यस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, करेक्ट। नेक्स्ट है, द सेकंड और थर्ड पीरियड कंटेन एलिमेंट। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, वेल डन। और ट्रांजिशन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सीजियम।
यस कॉपर ही है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्लियर। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे लंबा पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल का? लॉन्गेस्ट, 6 पीरियड इज लॉन्गेस्ट वन, यस। अकॉर्डिंग टू मोजले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम? मोजले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर, यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, एक सेकेंड, यस सी, एटॉमिक वॉल्यूम है वो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस चीज़ से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं? तो आई थिंक ये ऑप्शंस एटॉमिक नंबर ही इसमें होना चाहिए था। दिस शुड बी नॉन ऑफ दिस। द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम, लेंथेनम से जो 14 एलिमेंट्स निकलते हैं सीरीज, उसको कौन सी सीरीज कहते हैं? लेंथेनाइट सीरीज, सिंपल है, बी ऑप्शन। तो विच फैमिली डज बिस्मथ बिलोंग? बिस्मथ किस फैमिली से बिलोंग करता है? बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। बिस्मथ, बी आई। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए ना। ये 5 ग्रुप होता है ना, उसके न्यूमोनिक्स याद है ना आपको? 5 ग्रुप होता है नसीम, पास, सब, बिंदास, ऐसे याद रखते हैं ना उसको। तो जब हम तो नसीम, पास, सब, बिंदास, ये तो बिस्मथ ये रहा ना। तो कहाँ आ रहे बिस्मथ? नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसकी नेचर कैसे होगी? बेसिक, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, एसिडिक। देखो मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के सारे ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये बेसिक हो जाएगा। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन द पीरियड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जब आप पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? बढ़ती है कि कम होती है? आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? कि किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो बढ़ती है, इंक्रीज हो रही होती है, इंक्रीजेस, क्योंकि साइज छोटा हो रहा होता है एटम का, इसकी वजह से। ड्यू टू सिमिलैरिटी मेंडलीव प्लेस बेरिलियम इन द ग्रुप, सिमिलैरिटी की वजह से मेंडलीव ने बेरिलियम को किस ग्रुप में रखा? बेरिलियम Be, मतलब मेंडलीव ने क्या मॉडर्न में भी बताओ Be किस में रखा हुआ, कौन से ग्रुप में? 2 में रखा हुआ, तो सेम वही चीज़ है। द एलिमेंट यू, यूरेनियम किससे बिलोंग करता है भाई? हाइड्रोजन से, अल्कली मेटल से, एक्टिनाइट से, कि लेंथेनाइट से? यूरेनियम, यू, एक्टिनाइट सीरीज में होता है यूरेनियम, यस, 92। तो एक्टिनाइट जो है ना वो आपका 90 से स्टार्ट होता है ना, 90 से आगे बढ़ता है एक्टिनाइट सीरीज। तो 90 यूरेनियम 92 पे होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ MCQs काफ़ी थे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है सारी चीज़ें?